हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, हम सभी आर ओ 2024 2024 सामान्य हिंदी आर ओ 2024 सामान्य हिंदी की जो है तैयारी में लगे हुए हैं। और इस क्लास के माध्यम से आपको बता दें कि पूर्णतः निःशुल्क ये क्लास चलती है और प्रतिदिन चलती है। ये कभी कभार समय अभाव के कारण नहीं हो पाती है किसी कारणवश, बाकी ये क्लास चलती है। और जैसा कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 6 टॉपिक लगे हुए हैं सामान्य हिंदी से संबंधित, जिसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या हो गया, वो विलोम शब्द हो गया। पहला विलोम शब्द हो गया। दूसरा है जो दूसरा टॉपिक है वो हो गया वाक्य एवं मूर्धन्य शुद्धि, है ना। तीसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण और विशेष पर्यायवाची। तो हम लोगों ने जो है विलोम शब्दों का अध्ययन कर लिया है। विलोम शब्द इसकी क्लासेज भी कर ली है बहुत डीपली से, और प्रैक्टिस सेट भी इसका लगा चुके हैं हम सभी। विलोम शब्द के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, अनेक या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो 2 हो गया हम लोगों का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अब तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है तत्सम एवं तद्भव शब्द। तीसरा क्या है, तत्सम एवं तद्भव शब्द, तत्सम एवं तद्भव, ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारा तत्सम एवं तद्भव शब्द। और अब इसका अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। सबसे पहले हम सभी मूल पुस्तकों से इसका अध्ययन करेंगे। मूल पुस्तक जो है हमारी सामने अभी जिससे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की पुस्तक है। ये शब्द आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की, ठीक है। तो इसी क्रम में आज एक नया टॉपिक प्रारंभ करने हम सभी चल रहे हैं। एक नया टॉपिक है हमारा है तत्सम एवं तद्भव, है ना। तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देखेंगे जो शब्द रचना के अंतर्गत है। शब्द भेद तत्सम तद्भव देशज विदेशज, है ना। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, जो कि हमारे उसमें आता है तत्सम तद्भव, है ना। तो ये जो क्लास है ये तीसरा टॉपिक है हमारा तत्सम तद्भव, उसकी ये पहली क्लास है, ठीक है। अब हम देखते हैं शब्द रचना को देखते हैं कि शब्दों की रचना किस प्रकार से होती है, शब्द भेद कितने होते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्यान देंगे, ध्वनियों के मेल से, ध्वनि जो हम सभी क्या करते हैं, बोलते हैं, है ना। मेल से बने सार्थक शब्द, सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। शब्द 2 होते हैं, एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं। तो सार्थक जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे निरर्थक कहते हैं। फिर से देखेंगे, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय, वर्णों का जो समूह होता है उनको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम 2 रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रातिपदिक कहते हैं, संस्कृत में। और दूसरा वह जो कारक लिंग वचन पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लाकर बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जो कारक लिंग वचन पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे करके लगाया जाता है, उसे हम पद कहते हैं। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट समान लेता है। शब्दों की रचना ध्वनि और दूसरा अर्थ के मेल से होती है, ठीक है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, लड़की, आ, मैं, परंतु इत्यादि, है ना। शब्द अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक होते हैं, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, ठीक है, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है। सामान्यतः शब्द 2 प्रकार के होते हैं।
सामान्य रूप से अगर शब्द को देखा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं पानी। पानी, है ना? पानी, लोग कहते हैं ना पानी वानी लाओ। पानी पानी वानी हो गया, है ना? तो जो पानी है, पानी का अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन इसके साथ जो वानी है इसका कोई अर्थ नहीं, बल्कि ये क्या है? निरर्थक है। और पानी का मतलब होता है पानी, जल, है ना? तो ये क्या है? इसका अर्थ है। तो देखते हैं निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक प्रकृति है ना? भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक प्रकृति है। कहने का मतलब भाषा परिवर्तनशील होती है, उसका स्वभाव है। समय के साथ संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। हिंदी इस नियम का क्या है? अपवाद नहीं है। सभी भाषाओं में ऐसा होता है। संस्कृत के अनेक शब्द पाली प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए आए हैं। इनमें कुछ शब्द तो ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में हैं और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। इतना तो हम लोगों ने किसके बारे में जानकारी प्राप्त की? ये जो भी परिभाषा जो भी हम लोगों ने पढ़ा, ये हम लोग देखते हैं कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। ठीक है, और जो है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, इसकी स्वाभाविक प्रकृति होती है और समय के साथ जो है संसार की सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। हिंदी इसका कोई अपवाद नहीं है। कहने का मतलब सभी भाषाओं के बदलते हैं, जैसे पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो इतना कुछ अब तक हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण करते हैं, शब्दों को बांटते हैं। किसकी दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आरओ एग्ज़ाम के लिए ही उपयोगी है, इसके लिए तो उपयोगी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, ये सभी में ये जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर उठाए जाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, तो 4 भेद हैं। तो सबसे पहले तत्सम तद्भव, हमारे सिलेबस में क्या है? तत्सम तद्भव है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? तत्सम देखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि तत्सम जो है भेद है उत्पत्ति की दृष्टि से है, किसकी दृष्टि से है? उत्पत्ति की दृष्टि से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम क्या है। आपको बता दें सरल शब्दों में, इतना ध्यान रखिएगा। जो तत्सम का मतलब, जैसे जो संस्कृत के शब्द हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में आप इतना समझे रहिए। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, है ना? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। तत्सम का अर्थ है उसके समान। तत् मतलब तस्य उसके, है ना? संस्कृत के सम्मानित समान, है ना? तत् मतलब उसके, सम्मानित समान मतलब उसके समान। यह संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। जो संस्कृत से होते हुए किस में आए हैं? हिंदी में आए हैं। उनका यहाँ उनकी चर्चा की गई है। देखिए, एक तरफ है तत्सम शब्द, दूसरी तरफ है हिंदी। ठीक है, तो जैसे आम्र तत्सम शब्द है और आम क्या हो गया? हिंदी हो गई। उष्ट्र का हिंदी में ऊँट होगा और चुल्ली का चूल्हा होगा। चतुष्पादिका का चौकी होगा, शलाका का सलाई होगा, चंचू का चोंच होगा। अब देखिए, आम, ऊँट, चूल्हा, चौकी, सलाई, चोंच, ये साधारण बोलचाल में हम सभी हमेशा प्रयोग करते हैं और ये सभी क्या है? हिंदी हैं। लेकिन अगर इसी स्थान पे कर दिया जाए आम्र, उष्ट्र, ये सभी क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, है ना? चुल्ही, चतुष्पादिका मतलब होता है चौकी, है ना? 4 पैरों वाली, है ना? 4 पैर चौकी में होते हैं। शलाका, सलाई, चंचू मतलब चोंच। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। ये सब सारे तत्सम है और ये सब सारे क्या है? हिंदी के शब्द हैं, यानी कि तद्भव है। तत्सम तद्भव पढ़ना है ना? तद्भव है। ठीक है, और आगे देखेंगे त्वरित मतलब तुरंत। त्वरित तुरंत, तुरत या तुरंत
ऊर्ध्वतन उबटन होता है। खर पर खपरा या खप्पर होता है, ये हिंदी का शब्द है, तद्भव बोलेंगे इसे। तिक्त संस्कृत का है, तीता मतलब हिंदी का है। अब आगे देखते हैं, कुछ और है, इन्हें देख लेते हैं। तत्सम शब्द है, जैसे गोमल या गोमय, तो ये हिंदी में इसे गोबर बोलते हैं। घोटक अगर आ जाए, पूछ लिया जाए ये कौन सा शब्द है, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। इसका हिंदी शब्द क्या होगा, तद्भव और घोड़ा होगा। सत का सौ होगा, सपत्नी मतलब सौत। हरिद्रा का हल्दी या हरदी होगा, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। हरिद्रा इंपॉर्टेंट है, हरिद्रा तत्सम है और हल्दी या हरदी क्या है, हिंदी है, यानी कि तद्भव है। पर्यक मतलब पलंग है ना, पर्यक संस्कृत शब्द है। भक्त का भात, भक्त का भात, भक्त का पूजा पाठ करने वाला भक्त नहीं, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। भक्त का भक्त संस्कृत है और इसका हिंदी या तद्भव रूप जो होगा वो भात होगा। सूचि का सुई होगा, सक्तु का सत्तू, सक्त सक्तु का सत्तू हो जाएगा। क्षीर का हो जाएगा खीर, है ना। क्षीर क्या है, क्षीर जो है संस्कृत शब्द है, यानी कि तत्सम है क्षीर, और इसका जो तद्भव होगा या हिंदी शब्द होगा वो खीर होगा। इतना आप साधारण शब्दों में जान लें कि जो संस्कृत के शब्द हैं हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, है ना, वो सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो हिंदी के शब्द हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। आई बात समझ में, इतना ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, तत्सम देखा, तत्सम शब्द को देखा। अब हम सभी देखेंगे तद्भव, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं। संस्कृत से और प्राकृत भाषा से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। तद्भव का अर्थ है तत् प्लस भव, तत् मतलब उससे, भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। ये शब्द संस्कृत से सीधे आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। कौन शब्द, तद्भव शब्द, ठीक है। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फलतः तद्भव शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो संस्कृत से आने वाले और दूसरे सीधे प्राकृत से आने वाले। आई बात समझ में। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों के सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है। निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए तद्भव, फिर से देखेंगे, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। तत् मतलब उससे, भव माने उत्पन्न हुआ, अर्थात जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, जो प्राकृत से उत्पन्न हुए हैं, हिंदी में आए हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, तद्भव कहते हैं। अब कुछ तद्भव शब्दों को हम सभी देखते हैं यहाँ, जैसे अग्नि, ये तो संस्कृत का है, यानी कि तत्सम है अग्नि, और ये देखो अग्नि, ये क्या है, प्राकृत का है। और फिर बाद में पहले अग्नि था, फिर अग्नि हो गया, फिर अब तद्भव शब्द क्या हो गया, आग हो गया, ठीक है। और मया, जैसे मई प्राकृत में हुआ, फिर मय, है ना, मय तद्भव हो गया। वत्स, वच्छ हो गया प्राकृत में, बच्चा या बाछा, ठीक है, बच्चा या बाछा, अगर वच्छा आ जाता है ये प्राकृत का है। वत्स क्या है, संस्कृत, यानी कि तत्सम शब्द है। चतुर्दश, 14, 14 इस तरह से प्राकृत में है, और हिंदी में जब हमारा बना तो 14 बना, ठीक है। इस प्रकार से तद्भव शब्द हैं, ये सभी तद्भव हैं, ये सभी प्राकृत हैं, और ये सभी संस्कृत के हैं, यानी कि तत्सम भी हम इन्हें कह सकते हैं। अब अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे कुछ है, इन्हें देख लेते हैं। संस्कृत शब्द में देखते हैं, ये पुष्प है, जैसे पुष्प है, तो प्राकृत में जब ये बना तो ये पुष्प हो गया, और हमारे तद्भव में अगर आएगा तो ये फूल हो जाएगा। चतुर्थ हो जाएगा चौठ, चौठ, ठीक है, चढ़त प्राकृत में। चौथा हो जाएगा तद्भव, है ना। प्रिय का प्रिय बना, फिर पिय या पिया, ठीक है, पिय या पिया। क्षमा चाहूँगी। कृता का जो है किया, और प्राकृत में जो बना था कौ बना था। मध्य का मध्य, है ना, मध्य मतलब, और हिंदी में तद्भव में बना था। मयूर, जब ये प्राकृत में आया तो मयूर बना, लेकिन हिंदी में जब आ गया तो ये मोर बन गया। इसी प्रकार से शब्द जो है परिवर्तित होकर के तद्भव बने हैं। अब वचन हो गया, वह अड़ हो गया अगर हिंदी में आ गया तो, है ना, प्राकृत में आ गया तो, और जब हिंदी में आया तो बैन हो गया। नव
ना बन गया प्राकृत में, और जब हमारे हिंदी में आ गया तो नौ बन गया। इस तरह से, इसी प्रकार से चत्वारी है, चत्तारी बना प्राकृत जब हुआ, और जब हिंदी में परिवर्तित होकर के धीरे धीरे चार बन गया। अर्ध तृतीय बना, अड़ अढ़त तय, है ना, प्राकृत में, प्राकृत की भाषा कुछ है ऐसी, प्राकृत में बना, और अढ़ाई बना, अढ़ाई या ढाई बना हिंदी में यानी कि तद्भव में। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस क्लास में क्या देखा, शब्द रचना देखा, तद्भव तत्सम, है ना, शब्द के भेद को देखा। शब्द के दो भेद हैं, एक सार्थक रूप से और एक सार्थक शब्द, और दूसरा क्या है, निरर्थक शब्द है ना। शब्दों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, इतना हम लोगों ने देखा। और शब्द के दो भेदों को देखा, और ये देखा कि भाषा जो है परिवर्तनशील है, ये इसका स्वाभाविक, इसकी यह स्वाभाविक क्रिया है ना। संसार समय के साथ संसार की सभी भाषाओं में रूप बदलते हैं, और हिंदी में भी उसी तरह से बदले हैं। कैसे बदले हैं, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए क्या किस में आए हैं, हिंदी में आए हैं। फिर हम लोगों ने देखा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, तो चार भागों में हुआ, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो तत्सम शब्द, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, है ना, किसी भाषा के मूल शब्द को, है ना। इस तरह से इनके इतने उदाहरण को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा तद्भव शब्द, है ना, जो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कुछ तद्भव शब्द के उदाहरण देखे। तो आज की क्लास में इतनी जानकारी हम लोगों ने किया। अब इसके बाद है देशज शब्द है हमारे, कुछ देशज शब्द हैं, इन्हें भी देखेंगे। तद्भव और तत्सम पे हमें विशेष जोर देना है, लेकिन देशज शब्दों को भी देख लेते हैं। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हुए हैं, अपने ही देश में बोलचाल से बने हुए हैं, इन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद्र ने उन शब्दों को देसी कहा है, हेमचंद्र ने क्या कहा है, देसी कहा है, जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है, जैसे तेंदुआ हो गया, चिड़िया हो गया, कटरा हो गया, अंटा हो गया, ठेठ हो गया, कटोरा हो गया, खिड़की हो गया, ठुमरी, खखरा, चमक, चसक, जूता, कलाई, फुनगी, खिचड़ी, पगड़ी और बिगाना, लोटा, डिबिया, ये सभी अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, ये सभी देशज शब्द हैं, पूछा जाता है। यूपी टेट हो, यूपी टेट या एस टेट हो, या कोई भी किसी भी राज्य का टेट हो, एच टेट हो, किसी भी राज्य के टेट में ये यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। ये डिबिया जैसे पूछा जाता है, लोटा भी पूछा जाता है, ढोंगा, डाब इत्यादि विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से जो है अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है। ठीक है, अब विदेशी शब्दों के बारे में देखेंगे। देशज हम लोगों ने देख लिया, है ना, तेंदुआ हो गया, चिड़िया हो गया, कटरा हो गया, ठंडा, ठेठ, कटोरा, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चसक, जूता, कलाई, ये सभी खिचड़ी, ये सभी क्या हो गए, डिबिया, लोटा, ये सभी देशज शब्द हैं। अब हम देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं, जो विदेशी भाषा से आए हैं। इसमें जैसे फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिंदी में उनके कुछ हेर फेर इस प्रकार हुए हैं, देखते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा, ये जैसे का लिखा गया है, का में यहाँ नुक्ता लगा दिया गया, का, खा में यहाँ क्या लगा दिया गया है, नुक्ता लगा दिया गया है, गा में भी यहाँ नुक्ता लगा दिया गया है, फा में यहाँ नुक्ता लगा दिया गया है, ये चीज़ ध्यान देंगे भी। का, खा, गा और फा जैसे नुक्तादारे जो बिंदी है, इसी को नुक्ता बोलते हैं। ठीक है, नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतः बेनुक्तेदार उच्चरित किया और लिखा जाता है। मतलब हिंदी में जब लिखा जाता है तो नुक्ता नहीं लगा, जैसे कीमत, इस तरह से अरबी में लिखा जाएगा कीमत, नुक्ता लगा करके, लेकिन जब हिंदी में हम इसी शब्द को लिखेंगे तो नुक्ता हटा देंगे, कीमत इस तरह से हिंदी में हो जाएगा। और खूब देखिए, खा के सामने इधर नीचे नुक्ता लगा है, बिंदी लगी है, ये फारसी का शब्द है ना, ये और खूब हिंदी का शब्द है। आगा, है ना, तुर्की है, आगा हिंदी है। इस तरह से फैसला अरबी है, और फैसला अरबी है, और फैसला हिंदी है। इस प्रकार से नुक्ता लगा करके शब्दों को और नुक्ता हटा करके जो है शब्दों को हिंदी में लिखा जाता है। और नियम दूसरा देख लेते हैं हम कि जो है शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगा करके लिखा जाता या बोला जाता है। देखते हैं, जैसे आईना हो गया, इसको विसर्ग बोलते हैं,
है ना। यही विसर्ग कहलाता है, एक बिंदु ऊपर एक नीचे, इसे विसर्ग बोलते हैं। आप अगर ग्रामर पढ़ते होंगे तो आपको समझ होगी इतनी। आईना हो गया और कमीना हो गया, ये फारसी में है। आईना जब हिंदी में बोलेंगे तो आ की मात्रा इसमें लगा देंगे। आकार अभी जो है आकार की मात्रा, आकार मतलब लास्ट में आ की मात्रा होती है, जैसे आईना ना आ की मात्रा है तो इसे आकार बोलेंगे। और कमीना हिंदी में हो गया। हैजा अरबी का शब्द है और यही आ की मात्रा लगा दिए तो हिंदी बन गया। चमचा ये तुर्की शब्द है और चमचा पूरा आ लिख दिया गया, विसर्ग के रूप में नहीं बल्कि पूरा आ लिख दिया गया, तो जो है हिंदी में ये हो गया। इस तरह से भी जो है हिंदी में शब्द बने हैं। और तीसरा देखते हैं, शब्दों के अंतिम हकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा कर दी जाती है, जैसे अल्लाह है ना, अरबी है ये, अरब का है, और अल्लाह आ की मात्रा लग गई थी, हिंदी का हो गया। चौथा देखते हैं, शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार कर दिया जाता है, जैसे परवाह फारसी है, परवाह हिंदी हो गया। ठीक है, तो कुछ ये जो भी परिवर्तन होते हैं जो है अरबी और फारसी शब्दों से हिंदी में जो परिवर्तित हुए हैं वो किस तरह से हुई हैं, ये चीज़ हम सभी इसमें देख रहे हैं इस क्लास में। शब्दों के अंतिम, हाँ ये हम लोगों ने देख लिया। पांचवा देखेंगे, शब्दों के अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया जाता है, जैसे दुका फारसी है दुकान, है ना, आन कर दिया जाता है अनुनासिक आकार में को। ठीक है, तो जैसे ईमा हो गया, ईमान हो गया हिंदी में, ईमा अरबी हो गया। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं विदेशी शब्द। तो आज हम लोगों ने कुछ और है, 6 नंबर का देख लेते हैं। बीच के ई को या कर दिया जाता है, जैसे कायदा, जैसे क्या होता है कायदा, पढ़ लेते हैं, इसे भी ज़्यादा नहीं है। कायदा अरबी है, कायदा हिंदी में है। 7वां देखेंगे, बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है, जैसे नशा अरबी का है, नशा हिंदी का हो गया। 8वां देखते हैं, बीच के आधे अक्षर को पूरा कर दिया जाता है, अफसोस, गर्म, जहाँ, किसमिस, बेरहम, ये फारसी का है। अब इसे हिंदी में देखते हैं, अफसोस, गरम, जहर, किसमिस, बेरहम हिंदी का है ये। तरफ, नहू, कसरत, कसरत अरबी का है, तरफ, नहर, कसरत हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और चमचा, तग्गा तुर्की में है, चमचा और तमगा ये जो है हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा। 9वां देखते हैं, बीच की मात्रा लुप्त कर दी जाती है, जैसे आबोदाना फारसी में है, आबादाना विसर्ग लगा हटा करके आ की मात्रा लगा दी जाती है। जवाहिर, मौसम, वापिस ये अरबी का है। अब हिंदी में अगर इसे लिखेंगे तो जवाहर, मौसम, वापस हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चुगल तुर्की है और चुंगल क्या है हिंदी है। 10 नंबर का देखते हैं, हाँ थोड़ा सा बचा है, 10 नंबर का देख लेते हैं। हिंदी में कोई ह्रस्व मात्रा खास करके ई की मात्रा दे दी जाती है, जैसे आतशबाजी फारसी में है तो ई की मात्रा दे दी जाती है, आतिशबाजी हिंदी में हो गया, है ना, इस प्रकार से हो गया। दुनिया, तकिया ये अरबी का है, दुनिया और तकिया हिंदी में हो गया। 11 नंबर का नियम देखते हैं, बीच की ह्रस्व मात्रा को दीर्घ में, दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में या गुण में, गुण मात्रा को ह्रस्व में और ह्रस्व मात्रा को गुण में बदल देने की परंपरा है, जैसे खुराक फारसी में अगर है तो खुराक हिंदी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुराक हिंदी में हो जाएगा। ह्रस्व के स्थान में दीर्घ, आईना है फारसी का तो आईना आ लगा दिया जाएगा अंत में, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्थान में ह्रस्व, उम्मीद है अगर फारसी का शब्द है तो उम्मीद हिंदी में हो जाएगा। दीर्घ ई के स्थान में गुण मतलब ए, है ना, आ और ई से। देहात फारसी है तो देहात हिंदी में हो जाएगा, गुण ए के स्थान में ई हुआ है। मुगल है तुर्की में तो मोगल हो जाएगा हिंदी में, ऊ के स्थान पे गुण ओ कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से 12 नंबर का हम देखेंगे, अक्षर में सवर्ग परिवर्तन भी कर दिया जाता है, जैसे बालाई फारसी है तो मलाई, अक्षरों में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे बलाई है फारसी का तो हिंदी में मलाई कहते हैं उसे, बा के स्थान पे उसी वर्ग का वर्ण मा कर दिया जाएगा, पा फा बा भा मा, उसी वर्ग का। हिंदी के उच्चारण और लेखन के अनुसार हिंदी भाषा में घुले मिले कुछ देशज शब्द भी हैं, आगे दिए जाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या देखा, शब्द भेद में तत्सम, तत्सम, देशज और विदेशी शब्दों को हम लोगों ने इस क्लास में देखा। अब आज की क्लास यहीं तक है, इसके आगे की क्लास जो है अगले दिन लेके हम सभी फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ, नए तथ्यों के साथ। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने कुछ मित्रों के साथ। आज की क्लास यहीं तक है, हम अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।